Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, alternating current chapter number 20 में लेक्चर नंबर 4 क्लास 12 फेस ऑफ एसी करंट के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि जिसका अल्टरनेटिंग करंट में एक बहुत ही अहम रोल है। आप ये समझ लें कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस बुक एंड चैप्टर एज वेल। यानी इस चैप्टर में और इसकी किताब में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी ताखीर के। फेस ऑफ एसी। फेस को समझाने से पहले, ऑल्दो कि मैं फेस पे बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको इस टॉपिक में जाने से पहले समझाना लाजमी समझूंगा। स्टूडेंट्स देखें, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, ये तो मैंने आपको अब यानी इस पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपको समझा भी दिए हैं। और आप जानते हैं कि ऐसा करंट जो बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करे इज नोन एज एसी करंट। यानी अगर फर्ज करो हमारे पास ये एक अप्लायंस है और इसके इर्द गिर्द हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा लेते हैं, जिसको साइन्यूसॉइडल वोल्टेज भी कहा जाता है, ये लगा लेते हैं, तो ये इसके अंदर से करंट को फ्लो कराएगा और करंट यूं फ्लो करेगा, यूं करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट यूं फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ये करंट कभी प्लस यहां से आ रहा है, फिर उसके बाद जब अपनी ये एक पोलैरिटी कंप्लीट करता है तो इट चेंजेस इट्स पोलैरिटी अगेन, तो ये चेंज कर देता है। ये प्लस फिर आपका वहां से चार्जेस जाते हैं, माइनस यहां से आते हैं, देन अगेन व्हेन इट रीच टू वन साइकिल देन अगेन इट गोज टू द सेम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड इट्स पोजीशन। यानी वापस इधर प्लस आ जाएगा, यहां वापस माइनस आ जाएगा। तो ये बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, इसको एसी करंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं आपको एक फेस लैग और फेस लीड समझाना चाहूंगा, फिर हम इस टॉपिक पे जाने की कोशिश करेंगे। फेस लैग और फेस लीड क्या होता है? फेस लैग और फेस लीड ये क्या चीज है? हम इस टॉपिक में कुछ ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे कि जब आपका करंट मैक्सिमम होता है ना, तो आपकी वोल्टेज जो है ना वो मिनिमम होती है। हम ऐसे कुछ बहुत सारे सिनारियोज इस जगह पे पढ़ेंगे। तो फर्ज करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक करंट है, यानी ये करंट है जो हमारा साइन्यूसॉइडल वेव में चल रहा है, ये ठीक है, हम इसका नाम रख लेते हैं, ये करंट 1 है, ये हमारे पास करंट 1 है। फर्ज करें मेरे पास एक और मैं यहां जो है एक सिनारियो क्रिएट करता हूं, वहां भी करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाता है, लेकिन उस करंट में और इस करंट में फर्क ये होता है कि ये जब 90 पे पहुंचता है, ये वो करंट 0 पे पहुंचता है, और ये करंट जब आपका सॉरी इसको I1 को यहां लिख लेते हैं, ये करंट जब 90 पे होता है, ये वाला 90 पे यानी मैक्सिमम, ये 0 होता है, ये 90 डिग्री, देन 180, 270, 360 एंड देन इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स एंगल। यानी 0 से स्टार्ट हुआ, यानी ये 0 डिग्री है आपके पास, ये 90 डिग्री है मैक्सिमम पे, 180 पे आप फिर मिनिमम में पहुंच जाते हैं, 270 पे मैक्सिमम, 360 पे फिर मिनिमम, ये यूं है। हमारा करंट स्टार्ट हुआ यहां से, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुई, और जब ये यहां था यानी 0, तो ये मैक्सिमम हो गया। तो जब ये 0 था ये मैक्सिमम था और ये 0 हो गया, जब ये 0 था तो ये मैक्सिमम हो गया, जब ये मैक्सिमम था तो ये 0 हो गया। तो ऐसे ही हमारे पास आपने देखा कि ये हमारे पास करंट चलना शुरू हो गया। आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जब आपका ये करंट 90 पे पहुंचता है तो ये दूसरा वाला जो हमने स्टार्ट किया था वो करंट 0 से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ये 0 से, तो हम ये I2 है हमारे पास, यानी रेड वाला I2 है। I2 और I1 में ये फर्क है कि I1 जब मैक्सिमम करंट होता है तो I2 मिनिमम करंट होता है। आप देखें ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम पहुंच गया, ये मैक्सिमम ये मिनिमम पहुंच गया।
ये मिनिमम ये मैक्सिमम पहुंच गया। सो ये क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक आगे एक पीछे। मैं कह सकता हूं कि करंट 1 लीड्स करंट 2 बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री से करंट 1 करंट 2 को लीड कर रहा है। 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी कहा जाता है रेडियन में। तो मैं कह सकता हूं, बल्कि मैं दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकता हूं, अगर मैं I2 का नजरिया पेश करूं, I2 लैग्स I1 बाय 90 डिग्री पाई बाय 2। I1 इस ऊपर वाले में था, I1 I2 से 90 डिग्री आगे है। ये देखें, ये 90 पे पहुंचा था तो ये 0 पे था इस वक्त, जिसका मतलब वो ये 90 डिग्री आगे, जबकि ये 0 पर हमारे पास 0 डिग्री है। और मैं ये कह सकता हूं कि I2 लैग्स कहते पीछे रह जाना, यानी I2 I1 से 90 डिग्री पीछे रह गया। इनफैक्ट दोबारा सुन ले, I1 90 डिग्री आगे है I2 से, I2 90 डिग्री पीछे I1 से। सो आई कैन से I1 लीड्स I2 बाय 90 डिग्री एंड I2 लैग्स कहते हैं पीछे रह जाना, I1 बाय 90 डिग्री। इसको कहते हैं फेस लैग और फेस लीड। फेस में एक्चुअली आप एक क्वांटिटी को, किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ जब आप डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप एंगल्स में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आप कितने डिग्री एंगल्स जो हैं वो एक चीज दूसरे चीज से पीछे। फर्ज करो मेरे पास एक थर्ड सर्कमस्टांसेस भी मैं थर्ड सर्कमस्टांस भी प्रोड्यूस करता हूं। उसमें यूं होता है कि I3 मेरे पास आ गया, ये ले जी I3 जब ये हमारे पास 0 था I1, तो इसने जर्नी स्टार्ट की, ये उसने ऊपर स्टार्ट की, इसने दूसरी साइड से स्टार्ट की, और ये यूं चल रहा है हमारे पास। इस बात को समझने की कोशिश करें, ये I3 है जो नीचे वाला करंट है। अगर I3 का मुआवजा I1 से किया जाए, I1 0 से 90 पर गया तो ये -90 पर है इस वक्त। यानी हम कह सकते हैं कि I3 और I1 के बीच में जो फेस डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री, एग्जैक्टली आउट ऑफ द फेस है। यानी ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। आउट ऑफ द फेस वही होता है कि अगर फर्ज करें एक बॉडी इस साइड पर है तो दूसरी बॉडी इस साइड पर है, तो उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का हमारे पास जो है वो फर्क पड़ रहा है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं I3 लैग्स I1 by 180 डिग्री। बट ऑन द अदर हैंड अगर I3 का कंपैरिजन I2 के साथ किया जाए, आप देखें I3 जब यहां पहुंचता है हमारे पास, तो उस वक्त I1 अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। फर्ज कर लें ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास -90 है, ये हमारे पास 0 ये आता है, ये -90, ये -180 है। यस, -180 -90 0, यानी 0 इसका यहां था, यहां से जर्नी स्टार्ट की। बल्कि ये चलें आप इसको 1 मिनट के लिए निकाल लें, इसने जर्नी यहां से स्टार्ट की, किसने? I3 की जर्नी यहां से स्टार्ट हुई। अब I3 की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो I2 90 डिग्री अचीव कर चुका था, 90 डिग्री क्या कर चुका था? अचीव। तो मैं कह सकता हूं I2 लीड्स I3 बाय 90 डिग्री, यानी I2 I3 से 90 डिग्री आगे चला गया, जबकि I3 जो है वो हमारे पास 180 से I1 से 180 डिग्री पीछे चला गया। I3 I1 से भी पीछे, I2 से भी पीछे। जब पीछे की बात करेंगे तो लैग करेंगे, हम कहेंगे I3 लैग्स I1 बाय 180 एंड I2 बाय 90 डिग्री। ये था फेस लीड और फेस लैग का एक छोटा सा जायजा। और यही चीज हमारी समटाइम ऐसा होता है, ये देखिए मैं एक दोबारा अल्टरनेटिंग करंट जो हम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। फर्ज करें ये हमारे पास करंट का एक साइनूसॉइडल कर्व प्रोड्यूस हुआ, करंट का ये प्रोड्यूस हुआ, ये करंट है जी हमारे पास। ये फर्ज करें ये करंट हमारा किसी भी सिस्टम में जा रहा है हमारे पास, ये फर्ज करें ये करंट हमारा जो है ये इंडक्टर में जा रहा है। इंडक्टर आप पता नहीं आप समझते हैं, इंडक्टर कहा जाता है आपकी जो कॉइल होती है जिसकी मैनी टर्न्स होती हैं, स्प्रिंग टाइप कॉइल, तो उसमें अगर एसी वोल्टेज लगाई जाए, एसी वोल्टेज, तो उसमें आमतौर पर अगर ये प्योर इंडक्टर हो, इसको इंडक्टर भी कहते हैं, इंडक्टर। ये जो हमारे पास
ये कॉइल ऑफ मैनी टर्न, जिसको सोलेनॉइड भी कहा जाता है। तो इसमें जब भी अगर ये प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो याद रखें इसमें करंट तो साइनोसॉइडल चलता है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होती है वो साइनोसॉइडल नहीं होती। यानी जब ये जीरो पर स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो वोल्टेज जो होती है वो 180 से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर चुकी होती है। तो ये आती है नीचे की तरफ, और ये आप जरा इसको गौर से देखें, आप जरा इसको गौर से देखें। आप देखें जब करंट जब करंट जीरो था, 0 डिग्री पे करंट था, ये वोल्टेज है, ठीक है। तो हमारी वोल्टेज जो थी वो ऑलरेडी 180 पर थी, यानी वोल्टेज हमारी क्या कर रही थी, लीड कर रही थी, जबकि करंट लैग कर रहा था। तो मैं ये कह सकता हूं वोल्टेज लीड्स करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है। ये तो सारी बातें मैं आगे जाकर बताऊंगा, आज हमारा टॉपिक्स भी यही है। लेकिन मैं जनरली समझाने के लिए कि समटाइम कुछ ऐसी अप्लायंसेस भी हैं जिनमें जब करंट और वोल्टेज को डाला जाए तो करंट या वोल्टेज दोनों में से कोई एक चीज लीड कर रही होती है और एक चीज हमारे पास क्या कर रही होती है, लैग कर रही होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस। हमने यही चीजों को हमने इस दफा समझना है। तो हम प्रॉपर्ली अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। मेरा मकसद था थोड़ा सा फेस लीड और फेस लैग को समझाना। सो अभी जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक वोल्टेज अगर करंट से लीड करती है तो हम ये कह सकते हैं एक चीज दूसरे से 90 डिग्री या तो आगे चलेगी या पीछे चलेगी। इसी चीज को फेस डिफरेंस कहा जाता है। द फ्रैक्शन ऑफ अ पीरियड डिफरेंस, यानी वो पीरियड डिफरेंस जो इसके अंदर पैदा हो गया, उसका जो फ्रैक्शन पैदा हुआ बिटवीन द पीक्स, यानी पीक्स के बीच में जो पैदा हुआ, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में जो पैदा हुआ। जैसे ये मैक्सिमम है तो इसका इस जगह पर क्या है, 0, तो उनके बीच में हम पीक्स, जैसे ये मैक्सिमम है तो इसका क्या हमारे पास मिनिमम, इनके बीच में कितने का एंगल डिफरेंस आ रहा है। सो ये एंगल डिफरेंस जो डिग्री में आ रहा होता है, दिस इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। इसी को फेस डिफरेंस कहा जाता है। जैसे वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, तो ये फेस डिफरेंस है। मैं कहूं करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। इसी को फेस डिफरेंस कहते हैं। मैं इसको मिटा दूंगा ताकि प्रॉपर्ली मैं अब जाऊंगा। हमारे पास 3 डिफरेंट चीजें हैं और 3 डिफरेंट चीजों में मुख्तलिफ किस्म का एसी करंट का बिहेवियर होता है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे रेजिस्टर को, फिर पढ़ेंगे हम इंडक्टर यानी सोलेनॉइड को, फिर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को। और इनके हवाले से थोड़ी अच्छी दिलचस्प मालूमात भी हैं जिनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस वन फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट है एसी थ्रू रेजिस्टर्स। अगर कोई भी अल्टरनेटिंग करंट आप किसी रेजिस्टर के साथ जोड़ लें, ये देखें ये मेरा अल्टरनेटिंग करंट है और मैं इसको एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ये मैंने रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली करंट इसमें से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हमने ये बात पढ़ी थी, अगर याद हो आप लोगों को, कहां पढ़ी थी हमने, पिछले साल। आई विश के ये आपने पढ़ी हो, उसमें एसी जनरेटर में। अगर तो आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो एसी जनरेटर में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो जनरेटर होता है उसकी वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी थीटा को भी कहते हैं। ये असल में फॉर्मूला यूं नहीं था, ये फॉर्मूला था V इज इक्वल टू N ओमेगा ए बी साइन थीटा। ये यूं फॉर्मूला था अगर याद हो तो उसमें ये बताया गया था कि वोल्टेज कब मैक्सिमम होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि साइन 90 आपको मैक्सिमम वैल्यू देता होता है, साइन 0 आपको 0 वैल्यू देता है। तो 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। तो आप अगर साइन 90 लगा लें तो ये एन ओमेगा ए बी साइन 90 1 होता है। तो फिर ये जो वोल्टेज आएगी वो हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगी, मैक्सिमम वोल्टेज एन ओमेगा ए बी। अगर इस V0 को इस एन ओमेगा ए बी, वैसे इसको याद करने का तरीका मुझे याद है, अपने स्कूल लेवल पे हम याद किया करते थे, नवाब, ठीक है। ये नवाब साइन थीटा जो है, इस नवाब की जगह पर अगर आप
ये वी नॉट लगा दें, यानी वी इज इक्वल टू नवाब, यानी एन ओमेगा ए बी की जगह पे वी नॉट लगा दें, साइन थीटा की जगह पे ओमेगा टी, क्योंकि ये तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि थीटा को ओमेगा टी भी कहा जाता है। सो इसमें से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई स्टूडेंट्स, वो हमारे पास वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल थी। जो वोल्टेज किसमें, हमारे पास इसमें थी। यानी मैं अगर उसको एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूं, सो दैट इज गोना बी दिस लाइक दिस, यानी ये हमारे पास वोल्टेज यू है, ये यानी साइन्यूसॉइडल। वैसे साइन थीटा जब भी आ जाए तो साइन्यूसॉइडल उसको वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है, या साइन्यूसॉइडल कर्व कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये साइन्यूसॉइडल है जो एक्चुअली 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। यहां देखें मैक्सिमम से जो स्टार्ट होती है उसके फॉर्मूला में कॉज आता होता है, क्योंकि कॉज अगर मैं यहां 0 लगा दूं ना स्टूडेंट्स, तो साइन 0 0 होता है, तो वोल्टेज हमारे पास 0 हो जाएगी। इसका मतलब है 0 से ये हमारे पास जर्नी स्टार्ट हो रही है हमारे पास, यानी अगर मैं इस जगह पे 0 लगा दूं तो वोल्टेज 0 हो जाएगी। इसका मतलब 0 डिग्री वैसे ही यहां है, तो 0 डिग्री में हमारे पास वोल्टेज भी क्या हो रही है, 0 हो रही है। लेकिन अगर ये कॉज होता, मैं 0 डिग्री लगाता, तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो v की वैल्यू v नॉट आ जाती। ये v नॉट का मतलब होता है v मैक्सिमम, यानी फिर आपकी यहां से जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए थी। याद रखें अगर कोई भी कर्व आपकी यहां से स्टार्ट हो, उस फॉर्मूला में कभी साइन नहीं आता, उस फॉर्मूला में हमेशा कॉज आता है। जबकि इस फॉर्मूला में जो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इसमें साइन हमारे पास आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो बच्चों जब भी हमने एसी को रेजिस्टर में डाला, तो इसकी वोल्टेज जो कि हमने पढ़ा था वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वोल्टेज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गई हमारे पास वोल्टेज। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी वोल्टेज जो होती है वो साइन्यूसॉइडल होती है हमारे पास, ठीक है, वोल्टेज होती है साइन्यूसॉइडल भी, यानी साइन कर्व बना रही होती है हमारे पास। अब ये तो हमने वोल्टेज का जिक्र किया, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट करंट। करंट के हवाले से तो हमें ये फॉर्मूला बता ही नहीं गया था कि क्या, लेकिन हमें ओहम लॉ में एक बात पता थी। ओहम ने हमें कहा था कि जब आपकी वोल्टेज 0 होती है ना, उसे रेजिस्टर के हवाले से बताया था, आपको याद होगा V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला दिया था ओहम लॉ ने, आपको याद होगा V इज इक्वल टू आई आर ओहम लॉ था हमारे पास, ये ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है। ओहम ने कहा था कि जब आपकी बाय कीपिंग द सेम रेजिस्टर, अगर रेजिस्टर को सेम रखा जाए, यानी ये, तो आपके वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, या करंट के बढ़ने से वोल्टेज, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप रखते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब आपकी वोल्टेज इस जगह पर, ये वोल्टेज आपकी, ये वोल्टेज है, ठीक है, ये वोल्टेज आपकी, जब आपकी ये मैक्सिमम वोल्टेज इस पॉइंट पर है, जबकि यहां आपकी 0 वोल्टेज है, तो ओवरऑल ये वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है। जब आपकी वोल्टेज ओहम लॉ के हिसाब से 0 थी, तो आपका करंट भी 0 था। जब वोल्टेज आपकी मैक्सिमम हुई तो करंट भी मैक्सिमम हुआ, क्योंकि ओहम ने हमें बताया था कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बाय कीपिंग द सेम रेजिस्टर। रेजिस्टर के हवाले से ओहम साहब बता के चले गए थे हमें। इसका मतलब हुआ इस पॉइंट पे जहां आपकी वोल्टेज 0 थी तो करंट भी 0 था, जब आपकी वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो करंट भी मैक्सिमम हो गया, फिर वोल्टेज 0 हुई तो करंट भी 0 हो गया, ठीक है। फिर वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम हुई, करंट भी मैक्सिमम हो गया, फिर वोल्टेज 0 हुई। तो यानी एक्चुअली कहने का मतलब कि ये भी साइनोसॉइडल ही चल रहा होगा, करंट भी उसी तरीके से चल रहा होगा। आमतौर पे करंट की वैल्यू, अगर एसी करंट लिया जाए ना, तो करंट की वैल्यू वोल्टेज के मुकाबले में थोड़ी कम होती है। जो घरों में अप्लायंसेस होती हैं उनके देखा जाए 220 वोल्ट की वोल्टेज होती है, करंट यही 1 2 3 एम्पीयर आ रहा होता है हमारे पास। तो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, यानी वोल्टेज भी साइनोसॉइडल और करंट भी हमारे पास साइनोसॉइडल हो गया। आप इसी इक्वेशन को लें V नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय R कर दूं, इधर भी R से डिवाइड कर लूं, इधर भी R से डिवाइड कर लूं, दोनों साइड पे, तो डियर स्टूडेंट्स क्या आउटकम हमारे पास आने वाला है। तो V ओवर R, ये देखिए R यहां जाके डिवाइड हो जाए तो V ओवर R हमारे पास किसके इक्वल होगा, I के।
ठीक है, ये V नॉट ओवर आर है, ये V नॉट का मतलब है मैक्सिमम वोल्टेज। तो V नॉट ओवर आर हो तो मैंने कहा था ना कि अगर V इज इक्वल टू आई आर है, अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो तो करंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ओम ने हमें यही बताया था आर जाके वहां डिवाइड कर दे। तो इसका मतलब हुआ V नॉट ओवर आर जो है वो आई नॉट के इक्वल आएगा हमारे पास, आई नॉट के। तो इसका मतलब है हमारा करंट भी क्या हुआ बच्चों, साइनयूसॉइडल हुआ। वोल्टेज तो साइनयूसॉइडल हुई, करंट भी साइनयूसॉइडल हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर इसका समझ आ गया होगा। अब मैं चाहूंगा थोड़ा सा हम इसकी पावर के लिए भी पढ़ें। आपकी ऑल तो कि आपकी बुक में नहीं है, समटाइम ये आ जाता होता है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करें। पावर, पावर क्या है हमारे पास? आमतौर पे पावर को हमने पावर का एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू आई वी, ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था। अब आप खुद देखें, पावर अगर हमारे पास आई वी है, ये फॉर्मूला है, ये हमने जाउल्स लॉ से एक फॉर्मूला निकाला था, याद होगा आप लोगों को। पावर इज इक्वल टू आई वी है। आई हमारे पास है किसके इक्वल? आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो V हमारे पास है, ये देखें, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया। तो I नॉट और V नॉट को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, जरा आप इसको डिस्कस करने की कोशिश करें, साइन को डिस्कस करने की एक मिनट के लिए कोशिश करें। साइन स्क्वायर ओमेगा टी एक्चुअली हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के एंगल्स होंगे जो इस पूरे एसी करंट में हमारे पास आ रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म के एंगल हैं, यानी पहले हमारा ये देखिए 90 पे जाता है, 90 से 180 पे जाता है, फिर 270 पे, फिर 360 पे जाता है, हमारे पास डिफरेंट एंगल्स आ रहे हैं। पहले जब हम ये सारे पीक्स निकाल लेते हैं, यानी पहला पीक 90 पे हमारे पास आता है जब ये अपनी स्टार्ट करता है, यानी पहला पीक 90 पे, यानी θ1 90 डिग्री है एग्जांपल, θ2 हमारे पास मजीद 90 आगे करें 180 डिग्री, θ3 हमारे पास 270 डिग्री और θ4 हमारे पास 360 डिग्री है। हमने सारे पीक्स निकाल लिए। अब मुझे चाहिए साइन स्क्वायर, ये थीटा ही है एक्चुअली, ओमेगा टी को थीटा ही कहा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फाइंड करते हैं। पहले साइन स्क्वायर 90 डिग्री लेते हैं, ये साइन स्क्वायर 90 डिग्री हुआ, साइन 90 का होल स्क्वायर, ये बायो के बच्चों के लिए बता रहा हूं, मैथ्स के बच्चों को पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मतलब होता है साइन 90 का स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैं मेरे मैथ्स के भी लेक्चर सेकंड ईयर के जो हैं वो चलते जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, सो आप मैथ्स के लिए भी कंसल्ट कर सकते हैं। साइन 90 हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यानी जब 90 डाला तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब अगला है साइन स्क्वायर 180 डालते हैं, जिसका मतलब होगा साइन 180 का होल स्क्वायर, साइन 180 का स्क्वायर, साइन 180 जीरो होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा। 270 साइन 270 का स्क्वायर, साइन 270 का स्क्वायर का मतलब है साइन 270 होता है -1, जब -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो +1 आ जाएगा, एक +1 आ गया। 360 ले रहे हैं, हम पूरी साइकिल ले रहे हैं, आमतौर पे एक लूप भी काफी होता है, पूरी साइकिल ले रहे हैं, ठीक है। 360 लें, 360 जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर भी जीरो। तो चूंकि ये चार वैल्यूज हमने ली हैं तो इनको डिवाइड भी 4 से कर लेते हैं। एक्चुअली हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ना उसका एवरेज फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि आमतौर पे एवरेज क्या एंगल्स उसमें मौजूद होंगे, उनकी सारी वैल्यूज का एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये आ गया 1/2, 2/4, 2/4 किसके इक्वल होगा 1/2। तो आप इसको कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है एवरेज हमारे पास 1/2 मौजूद रहता है, 1/2 उसकी वैल्यू बनती रहती है। 1/2 को आप 1/2 और 1/2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 टाइम्स आप इसको लिख लें। एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके नीचे डाल दें,
एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप इसके नीचे डाल दें, लिख सकते हैं ऐसा भी मैथमेटिकली, हमने कोई गलत रॉन्ग बात नहीं लिखी। सो वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आई वी आर एम एस के इक्वल होता है। आपने आर एम एस वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि आप इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी लिख सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर होती है वी नॉट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी आई आर एम एस लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स जो पावर कंज्यूम होती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी वोल्टेज और करंट की जो है ये हमारे पास होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, ये देखें, ये ग्राफ बना लूं, आपका वोल्टेज तो ये था वोल्टेज, जबकि करंट हमारे पास ये था, ये वही वाली चीज में ड्रॉ कर रहा हूं ये। तो आप इनकी आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की भी निकाल लें, करंट की भी निकाल लें। याद रखें एक बात, आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में यह फर्क होता है कि आरएमएस जो है पीक वैल्यू का 70.1% होती है, यानी अगर जब आप 1/√2 करते हैं ना तो ये 0.707 आना था, तो ये भी 0.707 वी नॉट, ये भी 0.707 आई नॉट, यानी एक्चुअली 0.707 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करें 70.1 बनता है। इसका मतलब हुआ आरएमएस वैल्यू जो होती है वो हमारे पास पीक वैल्यू का 70.1% होती है हमारे पास। इसकी 70% वैल्यू जो कि नियरली इधर होगी, ये देख लें, ये इधर होगी नियरली, ये इसमें ये लाई कर रही होगी, ये लाई कर रही होगी 70%, मतलब 70% वैल्यू पीक में ही। और इसी तरह करंट की 70% ये होगी, इसकी भी ये होगी। तो बच्चों जब हम इसकी भी 70%, इसकी भी 70%, यानी आरएमएस वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास पावर आ जाएगी। पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हमारे पास, कभी भी नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आंसर आएगा। तो फर्ज करो अगर आरएमएस वैल्यू इसकी 3 एम्पेयर थी करंट, और जो वोल्टेज था वो हमारे पास 10 वोल्ट था, तो 10 दिया कितना होगा 30, तो पावर उस जगह पे हमारे पास 30 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास पावर होता है। सो हमारे पास पावर का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। इसी तरह ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी यही ग्राफ देगा इसी तरह का, ये नहीं इसी तरह का ग्राफ, यानी आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। इसी तरह ये भी यही ग्राफ देगा हमारे पास, ये भी यही ग्राफ देगा हमारे पास। आपके पास पावर का ग्राफ जो है ना, ये पावर जो है हमारे पास, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और वो कंज्यूम होगी हमारे पास पॉजिटिव, यानी ये जो पावर है वो हमेशा हमारे पास होगी। याद रखें जो आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एसी रेजिस्टर में जो होता है वो इन फेस होता है, इन फेस। यहां मैं एक बड़ी अच्छी यहां लिखूंगा बड़ा सा, ताकि आपको ये कभी ना भूले, इन फेस। इन फेस का मतलब होता है कि जब दो चीजों के बीच में फेस का कोई डिफरेंस ना हो, कोई डिफरेंस, एक 0 पर है तो दूसरा भी 0 पर है, एक 90 पर दूसरा भी 90 पर, फिर 180 पर 180 पर, 270 पर 270 पर, there is no phase difference, none of them is leading the other thing one, and none of them is lagging the other one, so means they are going in a smooth way, in a same way. So this is this actually happens in resistors. So this is called that voltage and current in resistors are always in phase. ये हमेशा किस में होते हैं हमारे पास, फेस में होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये सारा, ये पावर कंजम्पशन है, ये पावर डिसिपेशन भी कह सकते हैं, ये हमारे पास है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इसका जो पावर फैक्टर होता है हमारे पास वो 1 होता है, पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर क्या होता है, आई थिंक ये अगली क्लासेस के लिए छोड़ लें, वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है आई वी कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर, ठीक है, और वो पावर फैक्टर इसका 1 होता है हमेशा। बहरहाल आप लोगों को, आपको ये समझ आ गई होगी।
स्टूडेंट्स एक बात मैं बताना भूल गया था, आप तो ये बोर्ड रब हो चुका है। फेसर डायग्राम क्या होती है? फेसर डायग्राम, ठीक है, फेसर डायग्राम का मतलब होता है कि हमारे पास जो दो क्वांटिटी थी, वोल्टेज और करंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड फेस, उसको फेस एंगल भी कहते हैं। यानी अगर करंट आप, वोल्टेज आपकी यहां, सॉरी इसको रेड से करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, अगर आपकी वोल्टेज इस जगह पर है, ये वोल्टेज का साइन है, वोल्टेज, ठीक है, तो करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। करंट को थोड़ा छोटा ड्रॉ किया, आमतौर पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में करंट हमेशा वोल्टेज से कम होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा ड्रॉ किया। यानी दे बोथ हैव गॉट द सेम डायरेक्शन, यानी जब ये 0 डिग्री पर है, ये भी 0 डिग्री पर, जब वोल्टेज आपकी 90 में पहुंच गई तो करंट भी आपका 90 पे पहुंच गया, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जब वोल्टेज आपकी 180 पे पहुंच गई, यानी यूं है, ये यूं जा रहे हैं, यूं, ये यहां था, अब ये हो गया, ये वाला, फिर ये हो गया नीचे, ये देखें, तो ये भी, यानी ये 0 डिग्री पर है, ये 190 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर, तो ये जब नीचे आ जाएगा 270 डिग्री पर, बराबर, ये इसी तरह 360 डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगा। ये फेसर डायग्राम, फेसर डायग्राम ये शो करती होती है कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितने का एंगल है, सिंस दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, बिकॉज दे बोथ गॉट द जीरो फेस डिफरेंस, सो इसलिए हम इनके बीच में इस तरह का बनाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसी थ्रू इंडक्टर्स। इंडक्टर जिसको सोलेनॉइड भी कहते हैं, प्योर इंडक्टर, ये भी याद रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर इंडक्टर, बट वी मे हैव, इनफैक्ट वी हैव some resistance inside the inductors as well, but हम फिलहाल प्योर इंडक्टर का जिक्र करेंगे, प्योर इंडक्टर का। बच्चों आपका जो इंडक्टर होता है ना, जब उसमें से एसी करंट को फ्लो किया जाएगा, देखें ये हमारे पास इस वक्त एसी का सोर्स है, ये हमारे पास एक इंडक्टर हमने उसके साथ लगा दिया, इंडक्टर को एल से भी जाहिर करते हैं। आप मेरा पिछला लेक्चर लाजमी देखिएगा जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस का जिक्र किया गया था। वो सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली इंडक्टर ही है, इंडक्टेंस भी कहते हैं। जिस तरह कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है ना, द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, इसी तरह इंडक्टर की इंडक्टेंस होती है जिसको एल से जाहिर किया था। तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास एल है, ठीक है, उसको एल से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास एसी सोर्स उसमें डला। अच्छा, अब इसका क्या होगा हमारे पास? इंडक्टर्स में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जैसे ही यहां से हमारा करंट फ्लो करना शुरू होता है, ठीक है, ये देखें चार्जेस जब फ्लो किए यहां आए, यानी पहले कॉइल में से अभी गुजर रहे हैं, तो वो गुजरेंगे तो उनके गुजरने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर से पास करेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, इसको कहते हैं फ्लक्स का चेंज होना, ठीक है, आपने फ्लक्स के वाले से पढ़ा होगा। फ्लक्स जैसे ही चेंज होगा स्टूडेंट्स, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, क्योंकि आप लोगों ने माइकल फैराडे के लॉ में पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। तो फ्लक्स का जो चेंज होना है वो इसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, और वो बैक ईएमएफ क्या करेगा, वो इसके करंट को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, स्लो डाउन, ठीक है। तो ऐसा होगा, इसमें ऐसा हो जाता है, इंडक्टर की बात बता रहा हूं कि इंडक्टर का जैसे ही हम ऑन करते हैं एसी सोर्स, तो शुरू में जो आपकी बैक ईएमएफ पैदा होती है और जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारे पास, उनके आपस में धींगा मुश्ती से करंट हमारे पास हमेशा वोल्टेज से पीछे रह जाता है। जब हमारी वोल्टेज मैक्सिमम पे जाके पहुंचती है ना, तो करंट जीरो से आगाज लेता है अपना, तब हमारी अप्लाइड वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी होती है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फर्ज करें एक गाड़ी है, आप देखें, आप गाड़ी को आते हैं धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं यार बड़ी मुश्किल है यार इसको धक्का लगाना। So what do? You keep on installing the people so that it could be pushed easily. So
सो आप 2-4 बंदों को लगाते हैं, लोग शुरू में धक्का ज्यादा जोर से लगाते हैं, जैसे अब अच्छी खासी फोर्सेस बिल्ट अप हो जाती हैं, क्योंकि शुरू में हम भी फोर्स, ये तो नहीं एकदम हम फोर्स जो है 1000 न्यूटन की लगा देंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपने बॉलर भी देखा होगा, शुरू में वो छोटी पेस से भागता हुआ आता है, उसके बाद अपनी रनअप को वो तेज करना शुरू करता है, एकदम वो कोई भी चीज जो है मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचती। ठीक है, ये इसी तरह आप देखें, गाड़ियां देखें स्टार्ट जीरो से लेती होती है। सो जब आपने उसको धक्का दिया, तो जब आपकी उसकी अच्छी खासी बिल्टअप होगी, अब गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। अब आपके लिए बड़ा इजी काम हो चुका है, अब गाड़ी, अब कोई 2 बंदे भी उसको धक्का लगा सकते हैं, बिकॉज उसकी स्टैटिक फ्रिक्शन गायब हो चुकी है। अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, वो कम होती है काइनेटिक, तो अब उसके लिए कोई मसला नहीं हुआ। यहां भी ऐसा ही है, आपके स्टार्ट में जब वोल्टेज आपकी स्टार्ट हुई थी, वो करते करते उसके, जब आपने ये फ्लक्स का चेंज होना शुरू हो गया, तो उसने बैक ईएमएफ प्रोड्यूस की। बैक ईएमएफ क्या करती थी, वो धींगा मुश्ती वाली सिचुएशन पैदा होगी, उसने ना इसको रोकना शुरू कर दिया। आखिरकार जब वोल्टेज मैक्सिमम पे होगी, यानी जब आपने 5-6 बंदे धक्का लगाने के लिए रख लिए, अब गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, धक्के की सिमत में, तो अब करंट ने भी स्टार्ट लेना शुरू कर दिया। ये कब हुआ, हमारे पास जब हमारी वोल्टेज जो थी वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुकी थी, तो जो करंट था वो हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा था। यानी हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि क्या इस केस में जो करंट है वो लैग करता है वोल्टेज से, और वोल्टेज लीड कर रही होती है करंट से, क्योंकि वोल्टेज के मैक्सिमम एनर्जी से करंट चलना शुरू हो गया था हमारे पास। यानी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं एसी की, ये देखें, ये हमारे पास वोल्टेज यहां से अपना स्टार्ट ले रही, वोल्टेज हमारे पास मैक्सिमम है, जबकि करंट ये जीरो पे गई, यानी यूं ऐसे हो रहा है, जबकि करंट इस जगह पर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, और जब ये जीरो है तो ये मैक्सिमम, यानी 90 के फेस में ये चलना शुरू, ये हमारे पास चलना शुरू। ये हमारे पास करंट है और ये हमारे पास क्या है, वोल्टेज है। यानी हम यहां कह सकते हैं वोल्टेज V लीड्स करंट बाय π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/2 रेडियन में, और 90 डिग्री हम सेक्साडेसिमल में कह सकते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया। आप यहां से देखें, करंट हमारा साइन्यूसॉइडल है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हुआ, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, यानी ये हमारे पास साइन्यूसॉइडल पैदा हुआ। करंट वोल्टेज साइनोसॉइडल पैदा नहीं, वोल्टेज कॉस थीटा को फॉलो कर रही है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वोल्टेज ऊपर हो तो कॉस का एंगल लगेगा। ठीक है, अब वो कैसे लगेगा इसको प्रूव करना है। ये नहीं है कि सीधा सीधा आप लगा दें V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी, नेवर, यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस, आपने उस प्रोसेस पे जाना है। करंट तो हमारे पास नोन है, क्योंकि वो हमें शक्ल से ही पता चल रहा था कि y इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, क्योंकि वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है करंट हमारे पास, जब वोल्टेज हमारी मैक्सिमम लेवल पे। लेकिन वोल्टेज का फॉर्मूला आप मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे, लेक्चर नंबर 3 वाला, उसमें मैंने बताया था कि वोल्टेज जो इंडक्टर्स में होती है, इसी इंडक्टर्स में वो होती है L, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के इक्वल होती है। आप लोगों को याद होगा, ये मैंने बताई थी। ठीक है, ये वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज L, ये क्या हमारे पास डेल्टा, डेल्टा चेंज को कहते हैं I का फॉर्मूला है I0 sin ओमेगा टी ओवर डेल टी। ये हमारे पास आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। व्हाट डिड आई डू, आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हियर इंस्टेड ऑफ आई, मैंने आई की जगह पे उसका फॉर्मूला डाल दिया। आप लोग मैथमेटिक्स कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट उसका चैप्टर नंबर 2 है, मेरी बड़ी अच्छी कैलकुलस है माशाल्लाह, मैं हमेशा कैलकुलस में बड़ा शानदार रहा हूं, तो उसमें आपने डेरिवेटिव सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। ये मेरा, मैं भी आजकल यही चैप्टर सेकंड ईयर को पढ़ा रहा हूं, उसमें डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। डेरिवेटिव चेंज को ही कहा जाता है। ठीक है, वो क्या होता है वो देखें, उसको डेल्टा की जगह पे आप डी भी लिख सकते हैं, डी, यानी L डी I0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ देखें क्या हो रहा है।
इंजॉय करें। लेकिन जो मैथ्स के स्टूडेंट है, आई एम श्योर उन लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो फिर इम्तिहान उनको सारा कुछ बता देगा। ये आप देखें, डेरिवेटिव्स किसी का फाइंड करते हैं जो उसमें कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको बाहर लगते होते हैं। जैसे 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 3 को बाहर लाते होते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट है क्योंकि पीक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी उसकी, हर वक्त ये पीक वैल्यू कांस्टेंट ही होगी, ये हर वक्त कांस्टेंट होगी। सो v हमारे पास आ गया बच्चों, आई नॉट को बाहर कर दो, एल आई नॉट डी साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी डेरिवेटिव। हमने इस साइन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो साइन का डेरिवेटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, फिर tan का सीकेंड स्क्वायर होता है, सीकेंड का tan सीकेंड होता है, कॉट का माइनस कॉट कोसेकेंड होता है, और सॉरी कॉट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर होता है, इसका कोसेकेंड का माइनस कॉट कोसेकेंड होता है। ये आप लोगों ने ये सेकंड चैप्टर में लाजमी पढ़ा हुआ होगा। सो साइन थीटा का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा है ओमेगा टी, और फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव इंटरनल जो एंगल होता है उसका भी लेते होते हैं। एंगल क्या हमारे पास ओमेगा टी, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। इसमें भी ओमेगा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, इसको बाहर निकाल लें। v इज इक्वल टू एल आई नॉट, ये ओमेगा भी बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी, तो डी टी कट गया। सो एक्चुअली v इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, हमारे पास वोल्टेज का फार्मूला आ गया। किसमें वोल्टेज आई है हमारे पास स्टूडेंट्स? ये हमारे पास इंडक्टर की वोल्टेज ये होती है हमारे पास, याद रखिएगा। अब हम अगर गौर से देखें तो ये 0 डिग्री पे वोल्टेज मैक्सिमम आ रही थी। वैसे भी अगर इस थीटा की वैल्यू 0 रख ली जाए, ओमेगा टी जब हमारे पास 0 डिग्री होगा तो v इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 डिग्री 1 होगा और ये आपको मैक्सिमम वोल्टेज देगा। मैक्सिमम वोल्टेज जो कॉस की होती है वो 0 डिग्री पर होती है। सो ये हमारे पास v इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा 0 तो वैसे ही 1 हो गया था, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करें ये मैक्सिमम वोल्टेज देगा। कॉस का मैक्सिमम आंसर 0 डिग्री पे होता है, साइन का मैक्सिमम आंसर 90 डिग्री पे होता है। सो बच्चों एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो ये है हमारे पास, ये एल आई नॉट ओमेगा, यानी एल आई नॉट ओमेगा की जगह पर अगर मैं वी नॉट लगा दूं, ये वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो एक्चुअली वोल्टेज का फार्मूला मेरे पास सही तरीके से आ गया। दैट इज गोना बी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया। सो इसमें जो वोल्टेज हमारे पास आ रही है, ये वोल्टेज हमारे पास है v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, और जो करंट आ रहा है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ रहा है हमारे पास। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट, ये तो हमारे पास एक मैंने एक सिनारियो करंट और वोल्टेज का बता दिया। इस फॉर्मूले को, चूंकि इसमें वोल्टेज जो है वो करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है, 90 डिग्री आगे जा रही है हमारे पास, 90 डिग्री आगे जा रही है। तो अगर मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला V नॉट साइन ओमेगा टी में 90 डिग्री ऐड कर दिया जाए, या 90 डिग्री भी कैसे, ये फॉर्मूला बन सकता था। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मैथ्स वाले स्टूडेंट तो ये पढ़ जाएंगे, मेडिकल वाले हैरान हो रहे हैं कि ये क्या सारी कहानी की है। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था, वोल्टेज इस थीटा में 90 ज्यादा हो गया है क्योंकि वो पीक से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, जब हमारा करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। अभी मैट्रिक का फार्मूला है स्टूडेंट्स, मैट्रिक की जो न्यू मैथ्स है उसमें ये सारे फार्मूले दिए हैं, और वो भी मैंने पूरी मैथ्स पढ़ा दी हुई है,
ये भी मैं बता दूं, आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का, ये एक फॉर्मूला है। इनफैक्ट ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में है ना, 10th में नहीं है, 10th में ये फॉर्मूला लिया। तो अगर मैं cos 90 की वैल्यू यहां लगा दूं, cos 90 की वैल्यू होती है, ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला लगाया मैंने। तो साइन ये क्या है हमारे पास, ओमेगा टी, तो ये हमारे पास साइन ओमेगा टी तो लगा, ये cos 90 जीरो है, तो साइन ओमेगा टी ये हमारे पास जीरो है, ये cos ओमेगा टी साइन 90 1 होता है। 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो वैसे जीरो हो गया, तो वी नॉट कॉस ओमेगा टी। देखें स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यानी हम ये फॉर्मूला भी इस तरीके से भी ला सकते थे। तो एक्चुअली अगर वोल्टेज का फॉर्मूला हमारा ये बन गया या ये बन गया वोल्टेज का, तो वोल्टेज का फॉर्मूला ये भी सेट किया जा सकता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री क्या हमारे पास π/2 भी कहा जा सकता है। तो ये इसका एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपके माइंड में रहने चाहिए सारे के सारे। आई होप आप लोगों को ये सारी बात अभी तक की समझ आ गई होगी। आइए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इसको XL भी कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? ओहम लॉ में स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। उसमें R क्या था? रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस क्या करती थी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और एनी अप्लायंसेस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती थी, उसको क्या कहते थे हम? रेजिस्टर कहते थे। ऑब्वियसली जब आप करंट इसमें से फ्लो कर रहे हैं, ये भी करंट, ये भी एसी को के फ्लो को जो है वो रोकने की, अपोज करने की कोशिश करेगा। हर चीज अपोज करती है, हर चीज अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, मैं वही गाड़ी की एग्जांपल है, गाड़ी है ना, शुरू में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो चल जाए फिर उसको रोकना मुश्किल होता है, वो तो फ्रिक्शन रोक लेती है उसको। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ, इधर भी कहेंगे द एबिलिटी ऑफ इंडक्टर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टर, द एबिलिटी ऑफ इंडक्टर, एबिलिटी ऑफ इंडक्टर that opposes the flow of AC, ठीक है, AC को के फ्लो को रोकने की कोशिश करे, उसको इंडक्टर कहा जाता है। जिस तरह ओहम लॉ का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू IR, इसका फॉर्मूला भी होता है V इज इक्वल टू IR, नहीं होगा IXL कहेंगे। XL, और XL किसके इक्वल होगा हमारे पास? V ओवर I के। वही चीज है, सेम चीज है, इट्स सेम लाइक रेजिस्टेंस, सिंस इट इज इन इंडक्टर सो वी कॉल इट इंडक्टिव रिएक्टेंस, हम इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और इसकी यूनिट भी हमारे पास वही ओहम ही होती है, ओहम यूनिट होती है। जो यूनिट हमारे पास किसकी थी? हमारे पास रेजिस्टर की थी, सेम वही होगी। ये आप लोगों को समझ आ गया। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमारे पास V इज इक्वल टू IXL है, IXL, थोड़ा सा मजीद स्टडी करते हैं इसको। V इज इक्वल टू IXL, हम ओहम लॉ के पैराई में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओहम ने क्या कहा था कि जब करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगी, जब करंट कम होगा वोल्टेज भी कम होगी, करंट जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो होगी। जब हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज भी हमारे पास मैक्सिमम होगी। यानी हम ओहम लॉ के पढ़ाई में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाय कीपिंग द एक्सएल कांस्टेंट, एक्सएल को कांस्टेंट रख के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, V नॉट आपके पास क्या था? L I नॉट ओमेगा, इस जगह पर V नॉट की जगह पर लगा दो L I नॉट ओमेगा, ये हमारे पास I नॉट XL है। ये I नॉट यहां क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जब आप इसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, तो XL का फॉर्मूला आ गया, XL
एल ओमेगा के, एल ओमेगा, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, इसको हम एक मिनट ये इस तरह लिख लेते हैं। अब ओमेगा खुद क्या होता है? ये ओमेगा जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, ये होता है 2 पाई एफ के। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि ओमेगा किसके इक्वल होता है? ओमेगा थीटा बाय टी के इक्वल होता है, आप लोगों ने पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि थीटा अगर हमारे पास 2 पाई हो तो जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। तो फिर इसको हम यूं भी लिखते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई 1/t, तो 1/t फ्रीक्वेंसी को भी कहते हैं, यानी 2 पाई एफ आ गया हमारे पास। तो इस जगह पे 2 पाई एफ भी लिखते हैं, यानी 2 पाई एफ और साथ ये एल जोड़ लो। तो बच्चों ये भी फॉर्मूला आ गया। आइए जरा इसको स्टडी थोड़ा सा करें। किसी भी इंडक्टर में जो ये एल है ना, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ये हेनरी में होता है, हेनरी में इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एक्स एल जो होता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट के। एसी करंट की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उतनी अपोजिशन ज्यादा मिलेगी। जितनी फ्रीक्वेंसी डाउन होगी उतनी अपोजिशन आपको कम मिलेगी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपके घर में जो एसी करंट आ रहा है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड पे आ रहा है, ये किसी तरह अगर 100 साइकिल्स पर सेकंड हो जाए तो आपके जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जो इंडक्टर्स में, ये इंडक्टर्स आमतौर पे आपके, अगर मेरी समझ तो ये ट्यूब लाइट जली हुई है, ट्यूब लाइट में चोक होते हैं, उन चोक में लगी हुई होती हैं और मुख्तलिफ अप्लायंसेस में लगी हुई होती हैं, तो वो ज्यादा रेजिस्ट करेगी उसको। तो भैया गुजर के दिखा दे तू। तो ये फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका। फ्रीक्वेंसी कम कर ले, इसकी जो अपोजिशन होगी वो भी कम हो जाएगी हमारे पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखने वाली है। इसके हवाले से अक्सर औकात पेपर में भी आ जाता होता है। वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं पावर भी समझाऊं, लेकिन बच्चे पीछे से ना दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह जान छूटे इधर से सारी। लेकिन चूंकि आपकी बुक का हिस्सा नहीं पावर, लेकिन मैं पावर का जनरली स्पीकिंग में यहाँ बताता हूँ। पावर हमारे पास होती है, आपको मैंने बताया था ना, आई वी के इक्वल होती है, ठीक है, आई वी। तो आमतौर पे पावर आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास था आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये था वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी, ये देखें v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी, हमने जगह पे लगा ली। आई नॉट को वी नॉट से मल्टीप्लाई करो तो आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया। अब जरा इसको लगाएं। जब साइन 90 होता है, देखें आपके पास फर्ज करें 4 जगहों पे पावर है, एक 90 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे, वही जिसका मैंने आपको बताया, एक 270 पे, एक 360 पे। 90 से स्टार्ट करते हैं, 90 इस पे भी लगाएं, इस पे भी लगाएं। जब इस पे 90 लगाएंगे ये तो 1 आएगा, जब इस पे 90 लगाएंगे 0 आ जाएगा, 0 इस सारे को 0 कर लेगा, पावर 0 हमारे पास आ गई। चले जी, कोई मसला नहीं है। अब हम 180 लगा के देखते हैं, 180 इसमें भी लगाएं, इसमें भी लगाएं। साइन 180 होता है 0, कॉस 180 -1 होता है, जो मर्जी हो पूरे को 0 कर देगा, तो पावर होगी 0। 270 पे आते हैं, साइन 270 -1, कॉस 270 बिग 0, तो वो सबको क्या कर देगा 0। आए 360 पे आए, साइन 360 0, कॉस 360 1, लेकिन वो फिर 0 जो है वो ऐसी चीज है, दैट इज अ रोटन एग दैट एक्चुअली जस्ट डिस्ट्रॉयज द होल डिश, वो पूरे डिश को गंदा कर देगा। तो आपके पास ये सारे का सारा 0 आ गया। तो पावर हमने चारों फेसेस पे फाइंड की, 0 आ रहा था, तो इसका पावर जो है वो हमारे पास क्या होता है, 0 ही रहता है, याद रखना जो हमारे पास है। खुद यहां अंदाजा लगाएं, देखें जब यहां 0 था ना, ये पावर किसके इक्वल है, आई वी के। यहां आई पॉजिटिव जगह पर था, यानी इस जगह तक ये पॉजिटिव था, ये वाला अगर देखा जाए, यहां पॉजिटिव पावर आएगी, प्लस पावर, यानी इस फ्रेम में प्लस पावर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। इधर से आगे जाएं, हमारे पास ये हम देखें, यहां से नीचे जाएं, ये नीचे जो है हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव है, जबकि इधर से इधर हमारे पास
वो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। आगे जाए, दोनों नीचे से जा रहे हैं, ये देखो ये नीचे से जा रहे हैं, तो फिर प्लस हो जाएगा। ऊपर जाए हमारे पास, ये जैसे ये ऊपर जा रहा है और ये अभी नीचे का एक सिस्टम है, फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव पी यानी टोटल जीरो हो जाएगा। अगर हम पावर का यहां से मल्टीप्लाई करके भी देख लें तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाता है, जीरो। आई विश ये बड़े अच्छे तरीके से समझाता, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, तो पावर हमारे पास जीरो हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये सारा लेक्चर मेरा समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर में एसी का फ्लो किस तरीके से होता है। आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और हमने इसके साथ ये एसी सोर्स लगा दिया। आप लोगों का अगर कैपेसिटर का मेरा टॉपिक जो गालिबन 2 चैप्टर पीछे की बात थी या 1 चैप्टर, उसमें मैंने बड़े तफसील से चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी पढ़ाया था इसका। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसका बटन ऑन करेंगे ना, चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। जो शुरू में जब चार्जेस जाएंगे ना, शुरू में ये देखें, शुरू में हमारे चार्जेस जा रहे हैं, बैटरी ने अपनी वोल्टेज, बैटरी तो नहीं है, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स हमारा जो है वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, यानी यूं हो रहा है स्टार्ट। ये देखें ये एसी ने अपनी वोल्टेज स्टार्ट की उसी तरह जिस तरह होती है उसकी, ये देखें वोल्टेज, ये वोल्टेज है। अच्छा, एसी ने अपनी वोल्टेज स्टार्ट की और चार्जेस को यहां फेंकना शुरू किया। ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जैसे अगर आप टायर में हवा भराने के लिए जाते हैं। कभी आप अंदाजा लगाएं, आप अपनी गाड़ी के टायर्स में ना अपना एयर प्रेशर जब बिल्ड अप करेंगे, तो जैसे लगाएंगे शुरू में प्रेशर से जाएगा एयर और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो हो जाएगी। क्या होगा, वजह क्या है कि जैसे ही आपका एयर अंदर जाता है तो वो अंदर टायर में जैसे जाता है ना, तो अगले जब एयर के पार्टिकल्स आते हैं ना, तो वो एयर के जो अगले गए हुए पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोलिजन बड़ी फास्ट हो रही होती है, वो उस एयर के पार्टिकल को रोकने की कोशिश करते हैं कि भैया तू किधर आ गया। ठीक है, ऐसी कहानी यहां हुई है कि आपने जैसे इसका वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हुआ है ना, थोड़ा सा करंट इसके अंदर गया, करंट इज ऑल अबाउट चार्जेस की वजह से करंट जाता होता है। तो चार्जेस गए, जैसे हमारे पास 1 कूलम चार्ज किया, फिर जब दूसरा कूलम चार्ज जाने लगा ना, तो जो अंदर चार्ज जा चुका था, फर्ज करो पॉजिटिव चार्ज था, वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो आने नहीं देगा, तो नतीजा चार्जेस स्लो डाउन हो जाएंगे। शुरू में चार्जेस ज्यादा चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चार्जेस कम होने शुरू हो जाएंगे। जब चार्जेस कम हो जाएंगे, करंट की वैल्यू डाउन होगी। इसका मतलब वो शुरू का करंट बहुत ज्यादा था क्योंकि उसको किसी किस्म की रेजिस्टेंस का सामना नहीं था, शुरू में गया और फिर, मेरी बात समझ रहे होंगे, यानी पॉजिटिव का एक बीम है, वो जाता है, इसको ऐड अप करता है, मजीद चार्जेस जाएंगे, बैटरी को और ज्यादा वोल्टेज पैदा करनी पड़ेगी। क्यों भैया क्या हो गया, किधर फंस गए हो, रुक ही गए हो, तो वो उसको ज्यादा वोल्टेज एनर्जी देगा ताकि वो कैपेसिटर को फिल अप कर दे। तो पॉजिटिव चार्जेस हमारे यहाँ स्टोर होंगे, लेकिन इसमें करंट हमारा जो है ना वो स्टार्ट करेगा मैक्सिमम से। व्हाई? बिकॉज शुरू के चार्जेस ज्यादा होंगे और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के हिसाब से, क्योंकि देखिए करंट हमारा होता है टोटल चार्जेस इन अ टाइम, इन अ यूनिट टाइम। टाइम के हिसाब से चार्जेस कम अंदर जा रहे हो, पहले टाइम के हिसाब से ज्यादा, क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं थी, अब रिपल्शन हो रही है क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। और आपका जो करंट था वो साइनोसॉइडल नहीं है, वो हमारे पास करंट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम से करंट स्टार्ट हुआ और जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो गया और यूं हमारे पास ये करंट जो है, इसमें करंट ओके आई लीड्स वी बाय पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2। ठीक है, याद रखना, इसको आइस भी कहते हैं, आइस। आइस का मतलब है करंट इन कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। ई को वोल्टेज भी कहा जाता है, वोल्टेज, ईएमएफ, वोल्टेज। करंट इन कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज। ठीक है, और जो पिछला वाला था ना वो था ईएलआई, ईएलआई था, उसको कहा जा सकता था, किसको, ईएलआई किसको कहा जा सकता, जो वोल्टेज, जो इंडक्टर था। तो उसमें क्या था, वोल्टेज लीड्स द करंट इन इंडक्टर, ये इंडक्टर का साइन है। ठीक है, ईएलआई, इसमें आइस भी कहा जा सकता है, तो इसमें ये आइस पे चलता होता है, इसको याद रखने का तरीका कार ये।
तो बच्चों अगर आप गौर से देखो वोल्टेज इसमें क्या थी हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास साइनयूसॉइडल थी, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो हमारा डन है। जहां तक करंट की बात हुई, करंट तो कोई साइनूसॉइडल हमारे पास नहीं है। करंट का हमारे पास ये बात है, फॉर्मूला होता है, अभी हमने पढ़ा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के, ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, ये फॉर्मूला पढ़ा। अब ये कैपेसिटर है स्टूडेंट्स, इसके जो चार्जेस होते हैं ना वो होते हैं सीवी के इक्वल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इन चार्जेस को मैं सीवी भी कह सकता हूं, यानी सीवी बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। अब V किसके इक्वल है, ये V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी I इज इक्वल टू डेल्टा V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया। C भी कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होती है किसी भी कैपेसिटर की। V नॉट जो है ना मैक्सिमम वोल्टेज है, ये भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है मैंने आपको डेरिवेटिव के रूल बताए, पहले तो आप इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सी वी नॉट साइन ओमेगा टी ओवर डी टी, ये लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट इनको बाहर निकाल लें, कांस्टेंट कभी चेंज के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो ये सी वी नॉट बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, ये आ गया हमारे, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया। साइन थीटा का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, थीटा ओमेगा टी है। उसके बाद आपने इंटरवल का डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो इसका एंगल है, यानी ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ठीक है। ओमेगा फिर कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, ओमेगा इधर आ जाएगा। I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी टी। टी का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे ये आपस में कट भी जाएंगे, नहीं तो आप डेरिवेटिव टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, ये आप लोगों को पता होगा। सो I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला करंट का आ गया। अब इसको जरा मजीद अच्छे तरीके से अगर स्टडी करें, कॉस कब मैक्सिमम होता है, 0 डिग्री पे, यानी अगर हम 0 डिग्री यहां लगाते हैं, I इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये 0 हो तो हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो ये cos 0 डिग्री आ गया, cos 0 डिग्री 1 है, तो ये मैक्सिमम आपको करंट देगा, क्योंकि 1 जो होता है cos थीटा और sin थीटा में मैक्सिमम वैल्यूज होती है हमारे पास, तो सी वी नॉट ओमेगा आ गया, ये करंट की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। ये अगर मैं इस करंट की वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दूं, इस जगह पे, तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे I नॉट लगा दूं, I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों करंट जो था वो कॉस में हमारे पास चल रहा है, और आप देखें मैक्सिमम कॉस ही में चल रहा है करंट हमारे पास, ये हमने यहां से प्रूव कर लिया। आई होप इसमें कोई ऐसी वैसी नहीं होगी। या एक चीज और, मेडिकल साइंसेज के लिए आप इसका फॉर्मूला यूं भी बना सकते थे, जिस तरह वोल्टेज हमारे पास V नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो V नॉट साइन ओमेगा, सॉरी आई के लिए आई नॉट होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी में आप जो है 90 डिग्री ऐड कर लो, यानी π/2 ऐड कर लो, ये फार्मूला भी बन सकता है। तो इसको खोलेंगे यही चीज आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने खोल के पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब आगे क्या है, अगली कहानी ये, जिससे हमने वहां पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहां होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा, मैं एक फेसर डायग्राम भूल गया था पीछे भी, मैं दोनों की फेसर डायग्राम जो है वो इकट्ठे बनाऊंगा, याद रखिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू अपोज द फ्लो ऑफ एसी इज नोन एज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर to oppose the AC, ठीक
ठीक है, उसको कहते हैं, और इसको XC से जाहिर किया था, वो XL था ना, इसको XC से जाहिर किया था। तो इसका फार्मूला हम बना सकते हैं, V इज इक्वल टू IR होता है, ये IXC हो जाएगा हमारे पास फार्मूला, यानी बिल्कुल उसी तरीके से जिससे हमने पीछे चला था। तो ये हमारे पास इसका जो है डिफॉल्ट फार्मूला आ गया, V इज इक्वल टू IXC। तो हम लोगों को अगर हम स्टडी करें, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, करंट जीरो वोल्टेज जीरो, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम। ये अब देखें आप, यहां आपके पास मैक्सिमम करंट कितना होता है, CV नॉट ओमेगा के, यानी मैं यहां सॉल्व करूंगा, ये देखें, अच्छा V नॉट था हमारे पास, I नॉट XC, I नॉट है CV नॉट ओमेगा, I नॉट है CV नॉट ओमेगा XC, ये आ गया हमारे पास। V नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यहां CV नॉट C ओमेगा यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना डिवाइड, यानी XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 ओवर ओमेगा C या C ओमेगा के इक्वल होगा। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई f के, 2 पाई f, XC हुआ 1 ओवर 2 पाई FC, ये हमारे पास आ गया। यानी इसकी जगह पे मैंने आपको ऑलरेडी चूंकि पिछले लेक्चर में बड़ी तफसील से बताया था। सो बच्चों गौर से देखो, 2 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और अगर आपका कैपेसिटर वही है, सेम चेंज नहीं किया, तो कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। सो XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी के, यानी बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है इंडक्टर का। इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी यहां की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये कम आपको रेजिस्ट करेगा, ठीक है, इसकी रिएक्टेंस कम होगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो रिएक्टेंस इसकी ज्यादा होगी। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये वाली, ठीक है। फेसर डायग्राम में भूल गया था, फेसर डायग्राम, फेसर पहले हम कैपेसिटर का करते हैं। कैपेसिटर में आपने देखा होगा कौन सी चीज लीड कर रही है, कैपेसिटर में लीड कर रहा है करंट, और जबकि वोल्टेज क्या कर रही है हमारे पास, लैग कर रही है। यानी अगर करंट हमारे पास ये है ना, ये करंट है, तो वोल्टेज स्टूडेंट्स ये है, यानी ये पीछे है, ये पीछे नीचे है, ठीक है। और इंडक्टर का जो था, इंडक्टर का जो फेसर था, उसमें हमारे पास करंट अगर ये था ना स्टूडेंट्स, करंट ये, तो वोल्टेज याद होगा उसमें लीड कर रही थी, उसमें वोल्टेज लीड कर रही थी, वोल्टेज लीड कर रही थी, जो लीड कर रही हो, ये देखो ये नीचे है ना, नीचे का मतलब है मतलब आपका जब ये घूम के ऊपर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी जब करंट ऊपर चला जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ये वोल्टेज आ जाएगी, करंट आ जाएगा 90 का, 90 पे वोल्टेज नीचे जा रही है हमारे पास यहाँ कैपेसिटर में। लेकिन इंडक्टर में ये फेसर डायग्राम आई बन रही है, तो ये पीछे से मुझसे मिस हो गई थी, हालांकि मैंने बच्चों को पीछे कहा भी था कि मुझे याद कराइएगा, लेकिन बस बच्चे बेचारे भी थक गए। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत मजा आया होगा। ये लेक्चर आप समझ ही जाएं तो आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक क्लियर हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।